नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड कोर्स बी हिंदी स्पर्श पाठ्यपुस्तक में पाठ क्रमांक 3 जिसका शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा और इसकी लेखिका बचेंद्री पाल जी हैं। आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 21 पेज नंबर 21 पर हम पहले लेखिका का परिचय देख लेते हैं, क्योंकि वह भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पाठ का एक हिस्सा ही है। बचेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के चिमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः इसलिए बचेंद्री को 8वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा, जमा करना पड़ा, इकट्ठा करना पड़ा। 10वीं कक्षा पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, राज़ी किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों में, विपरीत हालात में, एडवर्स कंडीशन के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही पर्वतों पर चढ़ने वाली, ठीक है, पर्वत यात्रा करने वाली पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया, सम्मान दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, प्रोत्साहित करता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक भला क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे पहाड़ की गोद में बसे हुए तलहटी में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान यानी प्रशिक्षण के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, यानी प्रस्थान किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी इस रोमांचक थ्रिलिंग पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है, यानी लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण से लिया गया है। यह लोमहर्षक, रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिल दहलाने वाली, दिल थाम कर पढ़ी जाने वाली इस अंश में बचेंद्री जी उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा, उसके फुटनोट, उसकी जानकारी को बयान करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं। इसे पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो पाठक यानी रीडर भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। पृष्ठ क्रमांक 23, पाठ का शीर्षक एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। शिखर अर्थात पहाड़ की चोटी। तो देखते हैं पाठ। बचेंद्री पाल की कहानी, उन्हीं की जुबानी, उनकी लेखनी से। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए, अभियान दल अर्थात आगे बढ़ने वाले समूह काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल अर्थात पहले पहुंचने वाले समूह बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप यानी वह आधार शिविर यानी कैंप जहां से चढ़ाई का अभियान चलाया जाता है, पहुंचने से पहले ही दुर्गम हिमपात, दुर्गम का मतलब होता है जहां कठिनाई से जाया जा सके, दूर यानी मुश्किल हो, दुश्वार हो, गम यानी जाना,
हिमपात बर्फ का गिरना, हिम यानी बर्फ, पात यानी गिरना, तो हिमपात बर्फ का गिरना। तो मुश्किल रास्ते जहाँ से बर्फ गिर रही हो उस रास्ते को साफ कर सकें। नमचे बाजार, शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, यानी नमचे बाजार इस महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र का नाम है जो शेरपा लैंड का एक भूभाग है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान पर तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारना यानी देखा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा, सागरमाथा, माथा यानी मस्तक, सिर। एवरेस्ट की तरफ गौर से, बहुत ध्यान से, गंभीरता से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा, एक पताका सा, एक झंडे के समान लग रहा था। मुझे बताया गया कि अदृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे तो हमें हिमस्खलन होना, बर्फ़ का गिरना, हिमस्खलन, बर्फ़ का गिरना के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद असहनीय समाचार मिला। खुम्भू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, उसके गिरने से लाहोत्से की ओर से, लाहोत्से एक जगह का नाम है, लाहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी और 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद, उस दुख, उस निराशा, उस उदासी को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्भू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, परिचित करवाया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 यानी 6000 मीटर, जो हिमपात से ठीक ऊपर है, जहां बर्फ़ गिर रही वहां से ऊपर स्थित है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों रस्सियां बांधकर और कागज़ की, कपड़े की छोटी छोटी झंडियों, पताकाओं से रास्ता चिन्हित कर उसको लैंडमार्क बनाते हुए सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया है, निरीक्षण कर लिया है गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, बदस्तूर चल रहा है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु, क्लाइमेट अनुकूल, फेवरेबल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। बहुत ही दर्दनाक बात हो गई थी ये, यानी आगे बढ़ने के लिए कोई सकारात्मक बात मिल ही नहीं रही थी। कोई सकारात्मक घटना, सुखद घटना जो प्रोत्साहित करे, ऐसी कोई बात दिख ही नहीं रही थी, महसूस ही नहीं, अच्छा कोई समाचार आ ही नहीं रहा था। एवरेस्ट को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप
पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों, पर्वत श्रेणियों को, रेंज ऑफ माउंटेन को देखा। मैं भौचक्की, अचंभित, हैरान, स्तब्ध होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी हुई, ढकी हुई चारों तरफ से, उनके बीच बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों, अलग अलग भाग, टुकड़ों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल, तुरंत, इमीडिएटली गिर जाया करती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल, सरफेस पर, भूभाग पर, धरती पर दरार उत्पन्न हो जाए। दरार पड़ने के विचार यानी बीच में से खंडित हो जाना, टूट जाना। दरार पड़ने के विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर, हिमविदर यानी बर्फ में दरार पड़ना, में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास, हमारी संपूर्ण यात्रा के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन, यानी अगर संख्या के अनुसार माने तो तकरीबन 12 आरोहियों, पर्वत पर चढ़ने वाले यात्रियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी खतरा टला नहीं है, हम और खतरे में जा रहे हैं, खतरे के मुहाने पर थे। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी, टेम्पररी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल जो आगे गया है उस दल के अभियांत्रिकी यानी तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल कार्यों के बारे में हमें विस्तृत, बहुत ही गहराई से, डिटेल में जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर यानी उठाकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था, तय किया गया था, निर्धारित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप पर एक पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली, याद रखिए बच्चों, तेंजिंग जिन्होंने एवरेस्ट, हम लोग कई बार एवरेस्ट पर जाने वाले भारतीयों प्रथम पुरुषों के रूप में तेंजिंग शेरपा, हमें कई बार हम हिंदी में उन्हें तेनसिंग बोल देते हैं, उनका वास्तविक नाम तेनजिंग है, ठीक है, तेनजिंग शेरपा अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी, उनका नाम है, उनके साथ लेखिका से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, फ्रेशर हूँ, नौसिखिया, अनुभवहीन, नए नए, अनजान, अनाड़ी, नौसिखिया, और एवरेस्ट पर जाने का मेरा पहला अभियान है, मिशन है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला ही अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर यानी लेखिका के कंधे पर रखते उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यानी जिसने पर्वत शिखर की यात्रा पूरी की थी, ऐसे सफल पर्वतारोही के द्वारा ये आशीर्वाद ही था, एक हौसला अफजाई थी, एनकरेज किया गया, मोटिवेट किया गया। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए
सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे यानी 12:30 पर लगभग मेरे सिर के पीछे के हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी और बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई सी चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। यह क्या हो रहा था? यह एक लंबा बर्फ़ का पिंड अर्थात टुकड़ा हमारे कैंप के ठीक ऊपर से लाहौर से ग्लेशियरों से टूटकर नीचे आ गिरा और उसका विशाल हिमपुंज बर्फ़ का समूह बन गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना, जोरदार गर्जना, भीषण गर्जना, जोर की गरज के साथ सीधी ढलान से नीचे आए हुए हमारे कैंप को तहस नहस नष्ट बर्बाद कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विफ्ट छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थे। थोड़ी सी भी देर का सीधा सा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः सुबह 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के द्वारा बनाए गए स्ट्रेचर, हालांकि वो किसी अन्य यात्री के लिए होगी, लेकिन संजोग देखे कि उसने खुद बनाई हुई स्ट्रेचर और वह जो लेके आए थे वह उसी के काम आ गई। बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर जी के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक बहादुरी भरा कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तो लेखिका ने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो लेखिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि लेखिका इतने बड़े हादसे के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी है। खतरों का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं टूटी। कोई और होता तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय, एक पात्र का नाम है की, फिर जय और मीनू, ये 3 कैरेक्टर अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप के क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय, ये दोनों अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हुए, थैंकफुल होते हुए चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की। मगर मुझे की से भी तो मिलना था। अन्य व्यक्ति थोड़ा सा आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया, अचंभित, हैरान, स्तब्ध रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ।
शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। तो यह सुनकर की हंसा और उसने मेरे पेय पदार्थ, जो मैं चाय और शरबत लेके आई थी, तो उन पेय पदार्थों से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई, बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़े थे और कोई आसपास था ही नहीं। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल तक पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य यानी परिश्रम से किया जाने वाला कार्य, बहुत ही मेहनत का काम। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे लौट कर आने का भी जोखिम था, खतरा था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण यानी पर्वतों पर चढ़ना और उतरना, इसकी क्षमता और कर्मठता मेहनत कठिन परिश्रम के बारे में आश्वस्त थी। मुझे भरोसा था अपनी ताकत पर, अपने अभ्यास पर। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी सूर्य का उजाला अच्छा खासा फैल गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की आईने सी, कांच की तरह पारदर्शी, क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट की चादर बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से, इतनी कठोरता से फावड़ा चलाना पड़ा, ताकत लगाकर, जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें, यानी वहाँ पर वो फावड़ा का नुकीला हिस्सा उसमें जम सके, फावड़े के दांतें काट सकें। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल के शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। पहले वाले दल ने तो शिखर कैंप में पहुंचने में 4 घंटे का समय लगाया था और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, यानी ये रफ्तार बहुत अच्छी थी। फिर हम इस दृश्य को पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, लेकिन जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति सप्लाई बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता यानी दिखाई देना शून्य तक आ गई थी। मतलब दिखाई देना लगभग बंद हो गया। इतनी धुंध, इतना कोहरा। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा। तेजी से एक दिमाग में ख्याल आया। कौंधा
यानी तेज़ी से ख्याल आना, ठीक है, कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एक क्षण में इतिहास रच गया। मतलब उस पल, उस लम्हे से पहले बचेंद्री पाल अति सामान्य, और अगले ही पल इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं होती कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था कि हवा का थोड़ा सा भी झोंका, संतुलन बिगड़ गया तो वहाँ से गिरने का खतरा है, और गिरने पर मौत यकीनन तय है। तो हमने अपने बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, संतुलन बनाए रखा, बैलेंस किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर वंदन किया। मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा निकाली। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के एक क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जब मैं उठी तो मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी, उन्हें प्रणाम किया। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई पर चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद हम सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुमने अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। मतलब इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले दुनिया के लिए तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अब जब तुम वापस जाओगी तो संसार तुम्हारे जीवन, तुम्हारे इस उपलब्धि को हमेशा याद रखेगा। तुम्हारी हर एक गतिविधि पर अब नज़र रखी जाएगी। यानी अब तुम सेलिब्रिटी स्टेटस पा गई हो, अब तुम प्रसिद्ध ख्यातनाम हस्ती हो गई हो। तो इस तरह से इस पाठ में हमने देखा कि बचेंद्री पाल जी ने अपने जीवन की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सफलता अर्जित की, उस यात्रा का हमने ये सजीव वर्णन पढ़ा। बच्चों, अगले भाग में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले भाग में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।